जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है और अभिनंदन है। हम बात करेंगे आज गुप्त काल के बचे हुए चैप्टर की। और गुप्त काल के अंदर हम लोगों ने गुप्त काल की सामाजिक और राजनीतिक धार्मिक व्यवस्थाओं के बारे में अध्ययन किया और आज हम बात करेंगे गुप्तकालीन आर्थिक व्यवस्था की। गुप्त काल की आर्थिक व्यवस्था के बारे में अब हम लोग देख सकते हैं कि गुप्त काल के अंदर जो गुप्तकालीन जो अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से आधारित थी वो थी कृषि पर। किस पर आधारित थी? कृषि पर। कृषि के साथ साथ व्यापार और व्यापार के साथ पशुपालन का कार्य भी किया जाता था। तो गुप्त काल की जो अर्थव्यवस्था का आधार था मुख्य रूप से था कृषि, इसके साथ व्यापार और व्यापार के साथ में पशुपालन भी जो है इनका अर्थव्यवस्था का आधार था। तो आगे हम देख सकते हैं कि गुप्त काल की अर्थव्यवस्था के अंदर जो कृषि होती थी वो कृषि कौन कौन सी होती थी? सबसे पहले तो हम लोग देख सकते हैं कि चावल की खेती होती थी। यहाँ पर चावल के साथ गन्ना और कपास की खेती भी यहाँ पर होती थी और कपास के साथ धान मतलब गेहूं और जौ की खेती भी यहाँ पर की जाती थी। तो गुप्त काल का जो आर्थिक जो आधार था वो था कृषि और कृषि के अंदर धान, कपास, गन्ना और चावल की खेती प्रमुख रूप से की जाती थी। और इसके साथ हम देख सकते हैं कि कृषि के अंदर कृषि के साथ जो गुप्त काल का आय का जो साधन था, गुप्त काल की अर्थव्यवस्था में आय का जो साधन था वो आय का स्रोत था कर, लगान। राज्य की आय का जो स्रोत था वो था कर या लगान या टैक्सेस, लगान या टैक्स, ये था। अब गुप्त काल के अंदर मुख्य रूप से 12 से लगाकर 13 प्रकार के कर थे और जो मूल कर था गुप्त काल का वो था 1/6 का। मतलब 6 में से 1 भाग जो है राजा प्रजा से लगान के रूप में वसूल करता था। अब इन करों के अंदर मुख्य रूप से सबसे पहले भाग, कर नंबर 1 भाग, दूसरा कर था भोग, तीसरा था उद्रन, चौथा था ऊपरी कर और 5वां था भूतवाद, छठा था परिणय कर। इस प्रकार से कई प्रकार के जो कर थे वो आपके गुप्त काल के अंदर किसानों से राजा जो है वसूल करता था। अब इसके अंदर भाग जो था वो एक प्रकार का कृषि कर था और ये 1/6 वसूल किया जाता था। भोग भी एक प्रकार का कृषि कर था, उद्रन भी एक प्रकार का कर था जो राजा वसूल करता था, ऊपरी कर भी करता और भूतवाद जो कर था वो विदेशी वस्तुओं पर लगने वाला कर था। भूतवाद जो था वो विदेशी वस्तुओं पर लगने वाला कर था, विदेशी वस्तुओं पर लगने वाला। भोग जो है वो आपके हरी सब्जियां, फल फूल, इस प्रकार की वस्तुएं जो किसान लोग राजा को उपलब्ध कराते थे, इस प्रकार के कर को हम लोग जो है आपके भोग कहते हैं। और भाग भी एक प्रकार का कर था, उद्रन भी भूमि कर था और ऊपरी कर भी भूमि कर था और आपके भूतवाद कर जो था वो विदेशी वस्तुओं पर लगने वाला कर था। इसके अंदर एक कर और था जिसका नाम था परिणय कर और ये परिणय कर जो था वो आपातकालीन कर था। कैसा था? आपातकालीन कर। मतलब आपातकालीन कोई स्थिति आ जाए इसके लिए राजा पहले से ही किसानों से कुछ कर वसूल कर लेता था और यह आपातकाल में किसानों की सामान्य प्रजा की इस कर के माध्यम से राजा जो है उनकी सहायता करता था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये देखा है कि गुप्त काल के अंदर जो आपके लगान इस प्रकार का था। और इसके बाद में अगर भूमि की सिंचाई की बात की जाए कि गुप्त काल के अंदर
भूमि की सिंचाई भी की जाती थी और सिंचाई के लिए भी एक कर लगाया जाता था। और सिंचाई कर जो है सामान्य प्रजा से वसूल किया जाता था। सिंचाई गुप्त काल में जो सिंचाई है वो रहट से की जाती थी। रहट या अर्गट एक प्रकार का यंत्र होता था, कुछ इस प्रकार का एक चक्र होता था। देखिए ऐसा होता था, एक प्रकार का यह चक्र होता था और यह चक्र जो इस प्रकार से मूल लकड़ी से जुड़ा हुआ होता था और इस चक्र के यहां पर जो है कुछ इस प्रकार के लोटे लगे हुए होते थे। ये लोटे तो जैसे जैसे ये इस प्रकार से घूमता तो कुएं से पानी लेकर के ये पानी जो है बाहर फेंकता था। तो इस प्रकार के यंत्र को हम लोग अर्गट या रहट के नाम से जानते हैं, जो प्राचीन काल में सिंचाई का एक कुओं से पानी निकालने का प्रमुख यंत्र माना जाता था। तो गुप्त काल के अंदर जो सिंचाई है वो आपके रहट या अर्गट के माध्यम से की जाती थी। इसके बाद में हम आगे देख सकते हैं कि गुप्त काल में एक शासक था जिसका नाम था स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त का जो गवर्नर था जिसका नाम था पर्णदत्त, और पर्णदत्त का जो पुत्र था जिसका नाम था चक्रपालित, और चक्रपालित जो था जिसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। मतलब ये है कि सिंचाई, ये सुदर्शन झील जो गुजरात जूनागढ़ में बनी हुई है ये टूट गई थी। तो स्कंदगुप्त के गवर्नर चक्रपालित ने अपने निजी कोष से कुछ पैसे निकाल करके इसकी मरम्मत करवाई थी ताकि किसानों के सिंचाई के लिए इस झील का पानी उपयोग में लाया जा सके। तो सिंचाई के साधनों की बात की जाए तो सिंचाई में रहट या अर्गट से गुप्त काल में सिंचाई की जाती थी और सुदर्शन झील के माध्यम से, नहरों के माध्यम से भी सिंचाई की जाती थी। इसके बाद में आगे हम बात करें गुप्त काल की, कि गुप्त काल में जो सिक्के थे वो किस प्रकार के थे। तो गुप्त काल की बात की जाए सिक्कों की तो गुप्त काल में 3 प्रकार के सिक्के चलते थे: सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के और तांबे के सिक्के। तो हम लोग बात करें सिक्कों की तो सिक्के जो है 3 प्रकार के गुप्त काल में चलते थे: सोने, चांदी और तांबे के सिक्के। सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के और तांबे के सिक्के। सोने के सिक्के को गुप्त काल में दिनार कहा जाता था। चांदी के सिक्कों को गुप्त काल के अंदर आपके रूपक कहा जाता था। चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था और तांबे के सिक्के को मासक कहा जाता था। गुप्त काल में 3 प्रकार के सिक्के प्रचलन में थे: सोने के, चांदी के और तांबे के। सोने के सिक्कों को दिनार, चांदी के सिक्कों को रूपक और तांबे के सिक्कों को मासक कहा जाता था। इसके बाद में आगे बात की जाए कि साधारण जो लोग जो थे वो लेन देन के अंदर कौड़ियों का प्रयोग करते थे और इनका व्यापार भी काफी मात्रा में फला फूला था। और व्यापार की अगर बात की जाए तो गुप्त काल के अंदर जो व्यापार था वो बहुत काफी विकसित व्यापार था और व्यापारियों की श्रेणियों, अलग अलग श्रेणियां होती थी व्यापारियों की, और इस श्रेणियों का जो प्रमुख होता था उसको सातवां कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सातवां। गुप्त काल के अंदर जो व्यापारी होते थे वो अलग अलग व्यापारी होते थे और अलग अलग व्यापारियों की अलग अलग श्रेणियां होती थी और इन सभी श्रेणियों का जो प्रमुख होता था, इस प्रमुख को गुप्त काल के अंदर सातवां के नाम से जाना जाता था। और गांवों के अंदर, नगरों के अंदर बैंक व्यवस्था थी, सेठ लोग होते थे और यह सेठ लोग जो है लोगों को जो है पैसे, धन उधार देते थे और ये एक प्रकार का बैंक का कार्य करते थे। लोगों का धन भी जमा करते थे और लोगों को पैसा उधार भी देते थे, जिनको श्रेष्ठ के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा गुप्त काल के अंदर वस्त्र उद्योग काफी मात्रा में फला फूला था और विदेशों से भी व्यापारिक संबंध थे, जिसमें बेंजाइटन और चीन
गुप्त काल के अंदर विदेशों से जो संबंध था उनमें एक तो था बेंजाइटन देश और दूसरा चीन देश। गुप्त काल के अंदर चीन और बेंजाइटन देशों से जो है वस्तुओं का आयात निर्यात होता था भारत देश के अंदर, और इसके साथ विदेशों को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भारत से मसाले और रेशम। गुप्त काल के अंदर विदेशों में रेशम और मसाले जो मसाले होते हैं, काली मिर्च है, धनिया है, इस प्रकार का गरम मसाला है, इलायची है, अदरक है, ये सब चीजें जो है विदेशों में निर्यात की जाती थी। तो हम देख सकते हैं कि गुप्त काल के अंदर जो गुप्तकालीन आर्थिक व्यवस्था है, उन आर्थिक व्यवस्था के अंदर गन्ना, चावल, धान, कपास की खेती की जाती थी। साथ ही गुप्त काल के अंदर जो है सिंचाई के लिए अर्गट या रहट होता था और इसके साथ ही नहरों से भी सिंचाई की जाती थी। गुप्त काल में 12 से लगाकर 13 प्रकार के लगान वसूल किए जाते थे, जिनमें प्रमुख लगान जो था, जिसको मैंने नाम बताया आपको, भाग है, भोग है, ऊपरी कर है, उद्रंग है, भूतवाद है, परणे है, ये सभी लगान वसूल किए जाते थे। और गुप्त काल का सामान्य जो लगान व्यवस्था थी वो थी, भूमि कर जो था वो था 1/6 लगान। इसके साथ ही मैंने आपको आगे बताया था कि गुप्त काल के अंदर सिक्के 3 प्रकार के हैं, सोने, चांदी और तांबे के। सोने के सिक्के को दिराम, चांदी के सिक्कों को रिपक और तांबे के सिक्के को मासक कहा जाता था। इसके साथ ही हमने आगे बात की है, गुप्त काल के अंदर व्यापार जो था बड़ा विकसित व्यापार था। चीन और बेंजाइटन से भारत का व्यापार होता था और भारत से निर्यात की जाने वाली चीजों में रेशम और मसाला था, जो चीन और बेंजाइटन को निर्यात किया जाता था। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम गुप्त काल के कला और साहित्य के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव।